बस्तर के जंगल से जब सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने की एक मुहिम शुरू की तो इस दौरान कई मुठभेड़ें हुई और कई गिरफ्तारियां हुई। इस मुठभेड़ में और कई गिरफ्तारियों में कई परिवार पूरी तरह तबाह भी हो गए और कई परिवार के साथ कई युवाओं के सपने भी टूट गए। और इस दौरान सरकार बदली तो सरकार ने एक वादा किया कि बस्तर के वो आदिवासी जो बेगुनाह हैं और बेवजह जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रिहाई की जाएगी और उसके लिए बाकायदा कमेटी गठित की गई और ये कहा गया कि अब आदिवासियों को रिहा किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसे कई आदिवासी जो बेवजह जेलों में बंद हैं, जंगलों में तो आज़ाद घूमते थे, उनकी रिहाई के लिए बस्तर के दंतेवाड़ा ज़िले के बहुत अंदरूनी एक गांव है बुरगुम, वहाँ की एक महिला ने भी एक आवाज़ उठाना शुरू किया और महिला का नाम है हिड़मे मरकाम। उस महिला ने जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो लगातार पुलिस के ऊपर दबाव बना और पुलिस ने उन्हें जो है 1 लाख का इनामी नक्सली बताकर गिरफ्तार कर दिया। दरअसल आज मैं उसी महिला के घर पहुंचा हुआ हूं उनकी कहानी सुनाने के लिए। कहानी आपको सुननी चाहिए और सुननी चाहिए कि कैसे एक युवा लड़की के सपने तार तार हो गए, कैसे आज़ादी का सपना देखना उनके लिए मुसीबत हो गया। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें एक प्रेस नोट है जिसको मैं पढ़ता हूं। दरअसल जो महिला है जिसका नाम मरकम हिड़मे या हिड़मे मरकाम है, थोड़ा सा नाम को कन्फ्यूज़न है, उनकी बहन से बात कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इन्हें जब पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया 9/3/2021 को और इनकी गिरफ्तारी की गई तो उस दौरान इनके ऊपर 5 मामले दर्ज किए गए और इनको बताया गया कि ये रेंज जनताना सरकार की अध्यक्ष हैं और इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और अपराध ये बताया गया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जिसमें पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग और विस्फोट करने की घटना में शामिल थी 7/2016 में। 9/2016 में पुलिस को जान से मारने और फायरिंग कर विस्फोट करने की घटना में शामिल थी। फिर 7/2017 की एक घटना पोटाली धुर्वापारा की जिसमें हत्या की गई थी हरीश पोड़ियामी की, उसमें शामिल थी। और फिर 17/2019 की एक घटना में शामिल थी और 3/2020 की एक घटना जिसमें माड़वी भीमा और वेट्टी बजरंग उनकी हत्या करने में शामिल थी। तो ऐसे 5 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए। अभी पता चला कि जो दंतेवाड़ा के विधायक थे उनकी हत्या में भी उनकी उपस्थिति थी, ऐसा करके भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये तो खैर पुलिस ने मामला दर्ज किया, गिरफ्तारी की उनकी। दरअसल जो हिड़मे मरकाम थी वो बंदी रिहाई मंच एक तैयार किया गया था और इस मंच के जरिए ये काम किया जा रहा था कि वो आदिवासी जो बेवजह जेलों में बंद हैं, जो कभी किसी वारदात में शामिल नहीं थे, पुलिस ने संदेहवश उन्हें जेलों में ठूस रखा है, उनकी रिहाई के लिए कागजात तैयार किए जा रहे थे, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, ये साबित करने के लिए कि आदिवासी जिन्हें जेल में बंद किया गया है वो नक्सली नहीं है। इस काम में बहुत प्रमुख भूमिका निभा रही थी हिड़मे मरकाम। तो 8 मार्च 2021 में मैं उस वक्त था उस कार्यक्रम में, जब एक बड़ा कार्यक्रम, एक पांडो क्या नाम था लड़की का, एक कार्यक्रम था 2021 में समेली में, है ना। तो उस कार्यक्रम के दौरान मैं देखा था, उस दौरान उनसे मुलाकात भी हुई थी और फिर पता चला अगले दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो जो महिला हैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा ले रही थी। ये उनका घर है और आज मैं उनके घर इसलिए पहुंचा हुआ हूं कि उनकी छोटी एक बहन है, तो वो तो जेल में है। मैं सोचा उनकी बहन से मुलाकात करूं और आपको बताऊं कि जंगलों में आज़ाद घूमने की इच्छा रखने वाले आदिवासी जब जेल से निकलने की चाह रखते हैं और कोई उनका समर्थन करता है तो उसके परिवार को किस तरह से तबाह कर दिया जाता है। अभी उनकी बहन है, तो इनसे आप सुनिए कि घटना क्या हुई थी और उन महिला की इस घर में क्या भूमिका थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बगिनी मरकाम है। बगिनी जी बगिनी, ये बताओ कि आपकी जो बहन थी दीदी, जी वो क्या करती थी पहले, घर के लिए क्या करती थी और अभी वो कहाँ है?
घर के लिए पूरा हमारा समस्या का पूरा समाधान करते थे, अपना खेती बाड़ी का पूरा करते थे। हमारा पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ाना चाहते थे हम लोग का। अपना एक महिलाओं का समस्या को देख करके वो एक सामाजिक कार्यकर्ता में जुड़ के वो एक वो आवाज़ उठाने और चाह रहे थे, तो उसमें शामिल हो गए थे। और एक महिलाओं के लिए अधिकार कहना है बोल के वो करते थे, तो उसमें जुड़े थे। तो वैसे वहाँ करते करते भी हमारा घर का सारा समस्या का समाधान पूरा करते थे, हम लोग का पूरा देख रेख करते थे। अभी अपने दीदी वो जेल गए हैं, उनके चलते हमारा घर में पूरा अधूरे हैं, हमारा खेती बाड़ी और मेरी पढ़ाई भी रुक चुकी है उन दीदी के बिना। पढ़ाई कैसे रुक गया? मतलब पहले दीदी क्या आप कहाँ रह के पढ़ाई करते थे? हॉस्टल में रहकर करती थी। अभी दीदी नहीं है, उसके चलते घर में देखने वाले कोई नहीं है, उसके चलते मैं घर में हूँ अभी। घर में और कौन कौन है आपके? नहीं, 2 गुड़िया लोग है, भैया है, माँ है। तो भैया क्या करते हैं? और भैया उसका उतना वो नॉलेज नहीं है, घर का देख रेख करने के लिए उतना उनको नहीं है। दरअसल भगिनी के जो भैया हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं चाहूँगा कि आप उनके भाई को देख लें। हमारे किनारे में उनके भाई बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा मानसिक तौर पे उनकी स्थिति ठीक नहीं है। बीच में भगिनी और जो हिड़मे मरकाम है उनकी माँ है और पिता घर पे नहीं है। जब मैं इनके घर पहुंचा तो भगिनी और उनकी माँ जो है, जो जंगल से बीन कर लाया हुआ महुआ था उसे सुखा रही थी, और पीछे एक इमली का पेड़ है, उससे इमली जो पक चुकी है वो इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि यही सब जो है इनके आर्थिक उन्नयन का एक रास्ता है, सहयोग होता है इससे। महुआ बेचते हैं तो कुछ पैसे आते हैं। और भगिनी जो है, ये मैं अभी इनसे वीडियो में बात करने से पहले जब बात कर रहा था तो बता रही थी कि इनकी इच्छा थी कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ काम करें ना। भगिनी, आप क्या चाह रही थी कि आप पढ़ाई लिखाई करके क्या काम करना चाह रही थी? मैं भी चाह रही थी कि अपने क्षेत्र में उतना शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इस क्षेत्र के लिए भी मैं एक शिक्षा प्राप्त करके मैं भी बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दिला सकूं, ऐसी सोच के मैं भी आगे तक पढ़ाई करूं। मैं खुद शिक्षा अच्छे ग्रहण कर करके मैं लोगों को भी मैं शिक्षा बांट सकूं, ऐसी सोच के मैं आगे तक पढ़ाई करूं करके सोच रखी थी। अभी आपके सहेली लोग पढ़ाई कर रहे हैं? जी कर रहे सर वो लोग। कैसा लगता है भगिनी जब आप पढ़ना चाहते थे और अब नहीं पढ़ पा रहे हो? वो लोग को देखने से मेरा बहुत तो आता है सर। क्या बनना चाहते थे आप भगिनी? जी मैं इस क्षेत्र के लिए एक शिक्षक बनना चाहती थी सर। इधर शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है तो अच्छा, उसके लिए। भगिनी आपकी जो दीदी हैं, मैं अभी प्रेस नोट पढ़ रहा था, उनके ऊपर 5 मामला पुलिस दर्ज की है, हत्या का, बंदूक रखने का, विस्फोटक रखने का। तो क्या लगता है आपकी बहन ये सब की होंगी? वो सब नहीं करते थे सर। वो पहले यहाँ मध्याह्न भोजन में वो काम करते थे। कहाँ पे? यही अपने फारा स्कूल में। अच्छा जी, मध्याह्न भोजन करते थे। तो अभी 2 पारा का स्कूल एक ही जगह होने से वहाँ से हट गए थे दीदी। वो हट के फिर सामाजिक कार्यकर्ता में जुड़े थे। अच्छा, ये क्यों डाल दिए होंगे भगनी दीदी को जेल में? क्या कारण है, आपको क्या समझ में आया? वो तो कुछ नहीं करते थे सर, उसको झूठी ऐसी डाल के नक्सली बना के उसको पकड़े हैं। तो ये गलत है इल्ज़ाम? जी वो गलत है सर। तो अभी और कितना जो सपना देखी थी सब तो टूट गया भगनी, जी अब कैसे करोगे? अभी घर कैसे चल रहा है? कितना तकलीफ है घर में? अभी घर में बहुत तकलीफ है सर। अपने बच्चों की इसी कपड़ा लत्ता देख रेख करने का, एक ज़मीन का पूरा खेती करने का, बाड़ी बनाने का, पूरा घर का समस्या बहुत है सर। और हम लोग का पढ़ाई भी करने का बहुत ही समस्या, वहाँ फीस देने नहीं पाती हैं, उसके चलते अभी घर में हूँ। अच्छा, तो फीस देने के लिए भी अब पैसा नहीं आता क्या? नहीं आता। जो पिछले बार मुआ बेचे थे वो मुआ से पूरा हल जोताई भी गया पैसा। अच्छा जी, जो महुआ बेचे, कितना में महुआ बिकता है भगनी? पिछले बार उतना नहीं गिरा, कम गिरा, तो उसके ये सब 4,000 हुआ था कुंटल, वो पूरा बेचे थे। अच्छा, वो पैसा से पूरा खेती हल जोताई में किए। तो मतलब जो महुआ हुआ उसको बेच दिए तो उससे जो पैसा मिला, तो उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो उस पैसे से अपनी फीस पटा लें भगनी, और या तो फिर उसी पैसे से खेत जोतवा लें। तो भगनी के सामने ये धर्म संकट थी
जी तो खेत जोतवाना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि पेट की आग भी बुझानी है। जी। और अभी भगनी ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। बीच जो में खुद घर को भी पूरा सीट को हवा फेंका था, तो उसमें से भी ऐसे बेचा वाला पैसा उनको दीदी थोड़ा दिए थे, अपनी एक दीदी मितानिन करते थे। अच्छा वहाँ से फिर अच्छा, एक बहन और है आपकी? जी वो कहाँ है? वो फालनार में रहते हैं। वो क्या मितानिन है? जी उनको वो कुछ मिलता है पैसा ऐसा? जी तो भेजती हैं कुछ घर में? जी भेजते। उनका भी बहुत बीमारी था सर, उसको बीमारी के खर्च में वो पूरा गया है, उधारी ले लेके वो बीमारी के चलते पूरा विशाखापट्टनम कहाँ कहाँ घूमे हैं, उसके चलते वो अभी उनका शादी हो गया है क्या? नहीं हुआ। उनका भी शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो अभी दीदी का रिहाई के लिए आप लोग फिर कैसे कर रहे हो कोशिश? वकील का पैसा ऐसा कहाँ से देते हो? जाते हो कोर्ट वोर्ट तो लगता होगा? जी वहाँ अभी नहीं ले रहे सर कोर्ट में, लेकिन हम लोग आना जाना में दिक्कत है सर। जाते हो आप कोर्ट? जी दीदी से मिलने जाते हो? जी जाते हैं सर। क्या बोलती हैं दीदी? दीदी बोलते हैं ये घर के बारे में भी सोचते रहती हूँ, माँ कैसे हैं क्या क्या बोल के समस्या कोई पूछते रहते जाने से दीदी भी। अच्छा भगनी, आप तो पढ़े लिखे हो है ना, डीएड भी किए हो ना, जी नौकरी करना चाह रहे थे, जी तो क्या लगता है यहाँ अंदर में जो बहुत सारे बोलते हैं आदिवासी लोग को बिना मतलब जेल में डाल देते हैं, इसके पीछे कितना सच्चाई है? कैसे फंसा देते हैं? क्या मजबूरी रहता है? थोड़ा सा कुछ बताओ, अगर आपकी दीदी के साथ भी हुआ है। जी वो लोग पहले से शायद ऐसे अंदाजा में आ करके नक्सली बना के लेके जाते सर, इधर घूमते फिरते लोगों को ऐसी हत्या करने वाले ऐसे सोच के जंगल में टंगे उंगे पकड़ के घूमते रहते, वो लोगों को भी नक्सली करके बना के लेकर जाते हैं सर, पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ ऐसे नक्सली वक्सली, सब ऐसे आदिवासी लोगों को ले जाके नक्सली बनाते हैं। तो अभी कैसे रिहाई होगा दीदी का? उम्मीद है कुछ? रिहा होने के लिए तो बहुत कोशिश, कोई हम लोग का साथ देने वाला नहीं है करके हम लोग यही सोचते हैं। अच्छा, तो वो सबका रिहाई के लिए लड़ रही थी ना दीदी आपकी? जी अब उनके रिहाई के लिए कोई नहीं लड़ रहा? नहीं लड़ रहे होंगे सर। कहाँ तक पढ़ी थी आपकी दीदी? हम नहीं पढ़े थे, अनपढ़ थे। अच्छा, पढ़े नहीं? नहीं पढ़े नहीं थे। हाँ, लेकिन अच्छा वो शिक्षा के रूप में वो जानते थे शिक्षा का कीमत। जी। बचपन से क्या बोल के पढ़ाती थी आप लोगों को कि पढ़ लो? मैं नहीं पढ़ी हूँ तो आप लोगों को पढ़ाऊंगी बोल के। अपने पापा जब थे, पापा गुजरने के बाद एक पापा के जैसे दीदी हम लोग स्कूल छोड़ रहे थे, तब भी पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं ही हूँ अभी आप लोगों को आगे तक पढ़ाऊंगी करके, वो एक उम्मीद करके हम लोग को पढ़ाते थे, आगे भेजते थे, स्कूल जाते थे हम लोग भी। अभी पैसा ऐसा अभी कितना रखे हो? कुछ है मतलब पैसा इकट्ठा करके रखे हो कुछ, कि एकदम नहीं है, ख़त्म है पैसा? अभी नहीं है सर, वही बीच में पिछले बार बेचे तो उसी में से इमली का अभी 1500 है सर शायद। बस? जी। अभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो कैसे करोगे? कहाँ ले जाओगे? यही मितानी रहते, वहाँ से खून टेस्ट करवाने से मलेरिया होने से ही टेबलेट खिलाते हैं सर। अच्छा जी। मलेरिया बहुत होता है क्या इधर? जी। अस्पताल है यहाँ गांव में? नहीं है सर यहाँ। और स्कूल? स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है? नहीं है। इसीलिए आप पढ़ना चाह रहे थे जी कि गांव वालों को? तो अभी आप गांव वालों को पढ़ाते हो क्या? अभी तक तो आप पिछले बार पढ़ा रही थी सर, ये लॉकडाउन के माध्यम से बच्चे लोगों को जमा करके वो स्कूल पास जमा करके पढ़ाती थी। स्कूल नहीं है क्या? बना है स्कूल, लेकिन टीचर ही नहीं है हम लोग क्या। अच्छा, स्कूल बना है, टीचर नहीं है? नहीं है। तो वहाँ आप पढ़ाते थे जी अपने मन से? जी। अब नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ा रहे हो, सबको स्कूल भेज दिए सर, वो लोग स्कूल नहीं पढ़ेंगे करके टगुआ रहे थे, वो शुक्रवार के सबको भेज दिए। मैं कौन आप भेज दिए? जी, यहाँ के फारा के बच्चे लोगों को। अच्छा जी, अपने फारा में उतने पढ़े लिखे लोग कोई नहीं है, उसके चलते अभी बच्चे लोगों को मैं थोड़ा उत्साह देने चाह रही हूँ सर। अच्छा भगिनी, उनको 1 लाख का इनामी नक्सली बना दिए पुलिस वाले, है ना? जी। लेकिन कई तस्वीर में देखा कि वो कई बार मुख्यमंत्री से भी मिली, नेता लोग से भी मिली, कई बार ज्ञापन दिए। जी।
तो क्या था, मतलब मिलती थी वो सबसे? जी मिलते थे सर। वो अपने गांव की समस्या को वहाँ सरकारी तक पहुँचाना चाहते थे, जाते थे, मुख्यमंत्री से मिले और ये अपने जिला अध्यक्ष उनसे भी मिले, बड़े बड़े ऐसी नेताओं से मिले हैं। अपने दीदी अपने गांव की समस्या को वहाँ तक ले जाते थे, पहुँचाते थे। यही महिलाओं का पूरा समस्या को वहाँ जाकर बताते थे, अपने एरिया का स्थिति को वहाँ जाकर के बताते थे अपने दीदी। तो उसका कुछ फोटो वोटो होगा ना? फोटो जी तो खिंचवाते ही रहेंगे उस समय। जी ठीक है भाई, मुख्यमंत्री को जी ज्ञापन जी दे रहे हैं। अब आप सोचो कितना सवाल उठता है पुलिस की कार्रवाई पे कि प्रेस विज्ञप्ति में आपने जिसको 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली बनाया है और वो मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देने पहुंच गई। अगर वो नक्सली थी तो फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक है कि 1 लाख की इनामी महिला माओवादी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। और अगर वो माओवादी नहीं है तो फिर अभी आपने प्रेस विज्ञप्ति में उसको कैसे 1 लाख रुपए का माओवादी बना दिया? तो मतलब कंफ्यूज करने वाला सवाल है। आप खुद सोचिए कि आपके प्रेस नोट में वो माओवादी 1 लाख की, लेकिन वो मुख्यमंत्री तक जा रही है ज्ञापन सौंपने, गांव की समस्याओं को बताने, जिला अध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय विधायकों तक जा रही है। लेकिन जब आपको वो आपके आंखों में चुभने लगती है तो 1 लाख की माओवादी हो जाती है। और जब तक आपके आंखों में नहीं चुभ रही है तब तक वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, तो ये जो है कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब आप सोचो कि जो हिडमे मरकाम है वो अपने गांव के आदिवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के आदिवासियों के लिए लड़ रही थी। लड़ इसलिए रही थी कि जो लोग बेवजह जंगलों में बंद हैं और सरकार ने वादा किया कि उनकी रिहाई की जाएगी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज इकट्ठा कर रही थी। और उनके लिए लड़ते लड़ते पुलिस ने उनको ही 1 लाख रुपए का इनामी नकली साबित कर दिया। और मामले भी ऐसे 5 बड़े बड़े लगाए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी माओवादी लीडर थी। और घर की हकीकत क्या है, अब आप घर देखिए, घर को आप चारों तरफ से देखिए। ये घर आपको लगता है कि किसी माओवादी लीडर का घर होगा? अगर कोई माओवादी लीडर होता तो अपनी बहन को पढ़ाई करवाता, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लीडरों के बारे में जानकारी है जो अपने परिवार के सदस्यों को भी संगठन में जोड़े। कई ऐसे नाम हैं। अब वो अपने दोनों बहनों को ये बोल के पढ़ा रही हैं कि क्षेत्र में शिक्षित होना काफ़ी आवश्यकता है, ज़रूरी है, ताकि लोगों को अपनी अधिकार और अपनी जानकारी हो सके भले बुरे की। और यही वजह है कि छोटी बहन भगनी लॉकडाउन में इनको सरकार ने नहीं बोला कि आप बच्चों को पढ़ाओ, ये प्रेरित कर रही हैं, सबको पढ़ा रही हैं। और अब सभी को यहाँ से स्कूल भी भेजा है इन्होंने। और इनकी बहन को 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली साबित कर दिया गया है। पुलिस है, पुलिस तो रस्सी को भी सांप बना देती है, तो किसी महिला को माओवादी बनाने में उसको क्या ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कहानी है और मुझे लगा कि इस कहानी को भी आपको जानना चाहिए। कारण ये है कि अब आप सोचो कि बस्तर के बहुत अंदरूनी इलाकों की स्थितियाँ क्या हैं। यहाँ पे 2 पाटों के बीच फंसे आदिवासी अगर अपने जीवन को सुधार करना भी चाहते हैं तो जीवन में सुधार करने के लिए सहयोग की बजाय कई अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। ये अवरोध ही है। अगर एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसने आदिवासियों के रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है, सरकार के दावे के बाद उठाया है आवाज़, तो उसको ही आप 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली बता दिए। आज घर की स्थिति देखिए, एक बूढ़ी माँ है और उनकी वजह से और अपने एक मानसिक तौर पे विक्षिप्त भाई की देखरेख करने के लिए एक बहन को अपने सारे सपनों को चूर चूर कर वापस घर लौटना पड़ा। और आज जब मैं आया तो एक पढ़ी लिखी D.Ed पास लड़की जो चाहती थी कि अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए कुछ करे, वो महुआ बिन रही थी, इमली तोड़ रही थी। मतलब पढ़ी लिखी लड़की बताओ महुआ बिन रही है, क्यों? क्योंकि सिस्टम ने इसके सपनों को तोड़ दिया है, चूर चूर कर दिया है। ये स्थिति है बस्तर के अंदर की और ये हालात हैं और ये सरकारी वादे हैं। गांव में स्कूल नहीं है, गांव में अस्पताल नहीं है, गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, पहुंच मार्ग भी नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं भी पहुंचा हूं यहाँ पे जैसे तैसे करके, और यहाँ पे यही सरकार है। तो ये स्थिति है। अलग अलग स्थितियों से आपको ऐसे ही अवगत कराएंगे और बहुत आराम से, धीरे से, इत्मीनान से सारी बातें बताएंगे। अगर आपको लगता है इन बातों को बहुत इत्मीनान से और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।